प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में एसेंट्रिक लोडेड वेल्डेड जॉइंट्स का सेकंड केस व्हेन द स्ट्रेस आर ऑफ द सेम नेचर। एसेंट्रिक लोडेड वेल्डेड जॉइंट्स व्हेन द स्ट्रेसेस आर of the same nature when the welded joint is loaded eccentrically as in figure 1। ये जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, यहाँ पर एक एसेंट्रिक लोड P लग रहा है और ये इसका पॉइंट G है, जहाँ पर जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। इस P की डिस्टेंस G से E डिस्टेंस पर है ये, और S जो है साइज ऑफ वेल्ड है। नाउ इस वेल्डेड जॉइंट में दो स्ट्रेसेस होंगे। जब ये P लोड लग रहा है तो इसमें दो तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। पहला तो होगा डायरेक्ट और प्राइमरी शियर स्ट्रेस। इस P लोड के कारण इस वेल्डेड मटेरियल में एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ये नीचे के साथ यूँ लोड लग रहा है तो डायरेक्ट शियर यूनिफॉर्मली स्ट्रेस जो होगा वो यूँ ऊपर की तरफ लग रहा है, तो दिस इज द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस या प्राइमरी शियर स्ट्रेस। दूसरा है टाउ टू शियर स्ट्रेस, जिसको हम सेकेंडरी शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ड्यू टू टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट कौन सा? P इंटू ई। तो ये जो टर्निंग मोमेंट है P इंटू ई, इस टर्निंग मोमेंट के कारण, ये जो टर्निंग मोमेंट यूँ लग रहा है, इस टर्निंग मोमेंट के कारण इसमें एक सेकेंडरी शियर स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि टाउ टू है। ये सेकेंडरी शियर स्ट्रेस इस तरह से यूँ, तो ये सेकेंडरी शियर स्ट्रेस टाउ टू इसमें डेवलप होगा ड्यू टू टर्निंग मोमेंट। तो दो तरह के स्ट्रेसेस इसमें डेवलप होंगे, जबकि ये एसेंट्रिक लोड P CG से E डिस्टेंस पर लग रहा होता है। नाउ लेट P इज द एसेंट्रिक लोड। ये एसेंट्रिक लोड है किसी पॉइंट पर, और इस एसेंट्रिक लोड की जो डिस्टेंस है CG से वो E डिस्टेंस है। तो E इज द एसेंट्रिसिटी, G से ये P लोड तक की जो डिस्टेंस है वो E है, डिस्टेंस बिटवीन लोड P एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी G और द क्रॉस सेक्शन। और L इज द लेंथ ऑफ सिंगल वेल्ड। ये यहाँ से यहाँ तक की जो वेल्डेड लेंथ है वो L है, ये सिंगल वेल्ड की लेंथ L है। एंड देन S इज द साइज ऑफ वेल्ड और लेग ऑफ द वेल्ड। यहाँ ये S जो है ये साइज ऑफ द वेल्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, दिस इज द साइज ऑफ द वेल्ड, या ये अपर साइड यहाँ पर ये डिनोट किया है। ये S इज द साइज ऑफ द वेल्ड, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो है दिस इज द साइज ऑफ द वेल्ड और लेग ऑफ द वेल्ड। नाउ T इज द थ्रॉट थिकनेस। वेल्डेड मटेरियल की जो थिकनेस है दिस इज द T, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की, ये T इज द थ्रॉट थिकनेस। इस पॉइंट से लेकर के यहाँ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस डायगोनल पर, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है दिस इज द T डिस्टेंस। तो ये है थ्रॉट थिकनेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। अब हम इस फिगर में देखते हैं कि जब ये P लोड लग रहा है तो टू लोड्स P1 एंड P2 ईच इक्वल टू P और इंट्रोड्यूस एट द CG ऑफ द वेल्ड। ये P1 डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इंड्यूस करेगा, इस P1 के कारण इसमें एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। दूसरा है इसमें P2 लोड विच इज ऑल्सो इक्वल टू P, जिसके कारण इसमें एक टर्निंग मोमेंट इंड्यूस होगा। नाउ द इफेक्ट ऑफ लोड P1 विच इज इक्वल टू P is to produce direct shear stress which is uniform over the entire weld length। इस P के कारण इस वेल्डेड मटेरियल पर P1 लोड लग रहा है, और वो हमने यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर दिखाया है कि ये P1 लोड
इस वेल्डेड मटेरियल पर लग रहा है। इस वेल्डेड मटेरियल पे जब ये P1 लोड लग रहा है, ये जो वेल्डेड मटेरियल है इस पे जब P1 लोड लग रहा है, तो इस P1 लोड के कारण इस वेल्डेड मटेरियल में एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप होगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, जो कि यूनिफॉर्म होगा इस पूरे एरिया पर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस जो है ये यूँ अपर डायरेक्शन में होगा। इस तरह से लोड यूँ लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये अपर डायरेक्शन में यहाँ पर यूँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। ठीक है, यूँ अपर डायरेक्शन में प्राइमरी शियर स्ट्रेस। क्लियर। दूसरा है द इफेक्ट ऑफ लोड P2 विच इज इक्वल टू P2 जो कि P के बराबर है, इज टू प्रोड्यूस ए टर्निंग मोमेंट। ये P जो लोड है, ये इसके अलावा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के अलावा ये इसमें एक P जो है ये डिस्टेंस पर है, तो ये टर्निंग मोमेंट इसमें प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये टर्निंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो कितना है, P इंटू E, विच टेंड्स टू रोटेट द जॉइंट अबाउट द CG ऑफ द वेल्ड सिस्टम, जो कि इस जॉइंट को रोटेट करने की कोशिश करेगा अबाउट द CG। ये वेल्ड सिस्टम जो है इस पर ये जो प्लेट है, इस प्लेट को ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण क्या होगा कि ये जो वेल्डेड मटेरियल है, इस वेल्डेड मटेरियल में सेकेंडरी शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा इस P2 लोड के कारण। ये जो P2 लोड लग रहा है यूँ, तो इस P2 लोड के कारण क्या होगा कि इस वेल्डेड मटेरियल में एक सेकेंडरी शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो इस तरह से दो स्ट्रेसेस इसमें डेवलप हुए, एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस P1 लोड के कारण और दूसरा सेकेंडरी शियर स्ट्रेस ड्यू टू P2 लोड के कारण, जो कि टर्निंग मोमेंट के कारण है, P इंटू E के कारण। नाउ प्राइमरी शियर स्ट्रेस τ1 ड्यू टू P1। अब इसमें जो प्राइमरी शियर स्ट्रेस है τ1 से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये P1 लोड के कारण है, विच इज इक्वल टू P लोड। नाउ दिस τ1 विल बी इक्वल टू लोड अपॉन थ्रॉट एरिया। इस τ1 की वैल्यू होगी लोड अपॉन थ्रॉट एरिया। लोड कितना है, लोड है P और एरिया है ये थ्रॉट एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये थ्रॉट एरिया इस T डिस्टेंस पर। ये जो T डिस्टेंस है, इस T डिस्टेंस पर थ्रॉट एरिया ये वाला और ये वाला, ये दोनों एरिया हमको लेने हैं। तो एरिया ये और ये, तो ये दुगना हो गया। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ T इंटू L। T तो ये थिकनेस और L वेल्डेड लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये L वेल्डेड लेंथ। तो ये सिंगल वेल्डेड लेंथ L है और चूंकि ये दोनों साइड में है इसलिए इसको ट्वाइस कर देंगे, तो ये 2 हो गया और ये थिकनेस है, तो ये टोटल एरिया हो गया 2TL। तो यहाँ पर T की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0.707 इंटू S। दिस T इज इक्वल टू S साइन 45 डिग्री। यहाँ पर ये जो T की वैल्यू है ये S की टर्म में दी दें, ये जो है ये S है तो इसकी टर्म में होगा ये 45 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब अपन कर्ण, लंब है T और कर्ण हो गया S। तो T इज इक्वल टू हुआ S साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 का मतलब है 0.707, तो ये हो गया 0.707 इंटू S। तो यहाँ पर T की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज 0.707 इंटू S, ये T की वैल्यू। तो इस तरह से ये आया P अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आया 1.414। तो यहाँ हो गया P अपॉन 1.414 SL। दिस इज द τ1। प्राइमरी शियर स्ट्रेस हुआ P अपॉन 1.414 S लेग ऑफ द बेल्ट इंटू लेंथ ऑफ द बेल्ट, सिंगल बेल्ट। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी शियर स्ट्रेस τ2 ड्यू टू द टर्निंग मोमेंट।
टी इज इक्वल टू पी इंटू ई। इस टर्निंग मोमेंट के कारण इसमें सेकेंडरी शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है एट एनी वेल्ड सेक्शन। ये जो वेल्डेड मटेरियल है इस वेल्ड सेक्शन पर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम जी, और वो किसके प्रोपोर्शनल में है? इस रेडियल डिस्टेंस के, इस जी से यहाँ पर ये सपोज ए पॉइंट है कोई, तो ए पॉइंट पर रेडियल डिस्टेंस है r2, इस पॉइंट पर रेडियल डिस्टेंस है r, तो ये रेडियल डिस्टेंस वेरी कर रहा है। नाउ देयर इज द शियर स्ट्रेस ड्यू टू P into E at the point A is proportional to distance r2 and is in the direction at right angles to AG। अब ये जो शियर स्ट्रेस है, सेकेंडरी शियर स्ट्रेस है, वो रेडियल डिस्टेंस r2 के प्रोपोर्शनल में है एंड इज इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू AG, और ये जो AG लाइन है इस AG लाइन के परपेंडिकुलर है इस तरह से टाउ 2। तो ये यहाँ पर ये नीचे दिखाया है नाउ। और हम दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि टाउ 2 अपॉन r2 सेकेंडरी शियर स्ट्रेस अपॉन रेडियल डिस्टेंस r2 इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन r। ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज द कांस्टेंट, मतलब जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा वैसे स्ट्रेस यहाँ पर वेरी कर रहा है। दिस टाउ, अब इसको हम यदि इन दोनों को दें तो यहाँ से ये टाउ आया टाउ 2 अपॉन r2 इंटू r, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सेकेंडरी शियर स्ट्रेस अपॉन रेडियल डिस्टेंस और द सेकेंडरी शियर स्ट्रेस इंटू r, रेडियस ऑफ द शियर स्ट्रेस, where tau is the shear stress at any distance r। Now consider a small section dA। अब हम एक स्मॉल सेक्शन लेते हैं इसका, ये एक वेल्डेड मटेरियल का स्मॉल सेक्शन लिया dA, इस वेल्डेड मटेरियल के स्मॉल सेक्शन पर dA सेक्शन पर और द वेल्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम G, जो कि r डिस्टेंस पर है इस G से r डिस्टेंस पर है ये स्मॉल सेक्शन, इस पर हम इसको हम कंसिडर करते हैं नाउ। इसलिए शियर स्ट्रेस ऑन दिस स्मॉल सेक्शन, अब इस स्मॉल सेक्शन पर शियर स्ट्रेस कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो है शियर स्ट्रेस पर यूनिट एरिया इनटू स्मॉल सेक्शन का एरिया dA, तो ये टोटल शियर स्ट्रेस ऑन द स्मॉल सेक्शन आ गया कि स्मॉल सेक्शन पर टोटल शियर स्ट्रेस कितना है, दैट इज टाउ इंटू dA। ये तो इस स्मॉल सेक्शन पर टोटल शियर स्ट्रेस है टाउ इंटू dA। अब हम पूरे पे लें एंड टर्निंग मोमेंट ऑफ दिस शियर फोर्स अबाउट G। अब ये जो शियर फोर्स था स्मॉल सेक्शन का, जो शियर फोर्स था, इसको हम G के सापेक्ष में देखें तो दिस टर्निंग मोमेंट TD is equal to tau into dA। This is the shear stress of the small section into R। This is the perpendicular distance R। तो इस तरह से ये टर्निंग मोमेंट हुआ टाउ इंटू dA इंटू R। क्लियर? अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस टाउ की वैल्यू हमने पहले निकाली थी टाउ 2 अपॉन r2 इंटू r, तो वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। दिस टाउ इज इक्वल टू टाउ 2 अपॉन r2 इंटू r, ये हमने पहले निकाला है यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट जो हमने निकाली थी। दिस इज द टाउ इज इक्वल टू टाउ 2 अपॉन r2 इंटू r, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर ये टाउ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टाउ की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी तो ये आया हमारे पास टाउ 2 अपॉन r2 इंटू r इंटू dA इंटू r। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो टाउ 2 अपॉन r2 इंटू dA, तो ये r और r हो गया r स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 से ही आया टाउ 2 अपॉन r2 इंटू
dA इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू TD, टर्निंग मोमेंट ऑफ द स्मॉल सेक्शन। नाउ इसलिए टोटल टर्निंग मोमेंट ओवर द होल वेल्ड एरिया, अब ये पूरे वेल्ड एरिया के लिए टोटल टर्निंग मोमेंट कितना होगा? अभी तो हमने केवल स्मॉल सेक्शन पे निकाला है, डीए पर जो है, डीए स्मॉल सेक्शन है, इसका टर्निंग मोमेंट निकाला। अब हम देखते हैं कि टोटल टर्निंग मोमेंट ओवर द होल वेल्ड एरिया, ये जो पूरा वेल्ड एरिया है, इस पूरे वेल्ड एरिया पर टर्निंग मोमेंट कितना होगा? तो दिस इज T इक्वल टू P इंटू ई, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस E। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा टाउ टू अपॉन R2 इंटू DA इंटू आर स्क्वायर। इसको हमने पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, तो दिस इज टाउ टू अपॉन R2 इंटू DA इक्वल टू आर स्क्वायर। अब चूंकि टाउ टू अपॉन R2 कॉन्स्टेंट है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया और ये अंदर आ DA इंटू आर स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ DA इंटू आर स्क्वायर है, ये है हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी J, तो ये हमारे पास T टोटल टर्निंग मोमेंट हो गया टाउ टू अपॉन R2 इंटू J, वेयर J इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थ्रॉट एरिया अबाउट G। यहाँ पर J जो है, दिस इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस थ्रॉट एरिया का अबाउट G, इस G के सापेक्ष में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सापेक्ष में। नाउ इसलिए सेकेंडरी शियर स्ट्रेस ड्यू टू द टर्निंग मोमेंट, तो इस टर्निंग मोमेंट के कारण सेकेंडरी शियर स्ट्रेस कितना होगा? ये जो टोटल टर्निंग मोमेंट है T, इस टर्निंग मोमेंट के कारण सेकेंडरी शियर स्ट्रेस कितना होना चाहिए? तो सेकेंडरी शियर स्ट्रेस टाउ टू अपॉन R2 इक्वल टू T अपॉन J, ये होता है। तो यहाँ पर टाउ टू हो गया T इंटू R2 अपॉन J। अब यह T की वैल्यू है P इंटू ई और ये R2 यहाँ रख दिया और अपॉन J। नाउ द प्राइमरी, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया कि टाउ टू इक्वल टू P इंटू ई इंटू R2 अपॉन J। दिस इज द secondary shear stress due to the turning moment. Now, the primary and secondary shear stresses are combined for finding resultant shear stress. अब हमें resultant shear stress find out करना है, total shear stress find out करना है। तो ये जो resultant shear stress है due to primary and secondary shear stress के कारण, ये हमने यहाँ पर निकाला कि ये टाउ 1 और टाउ 2 दोनों जो है, इनका रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस होगा एट ए, इस ए जगह पर हमने निकाला। दिस विल बी इक्वल टू टाउ ए इज इक्वल टू इन रूट ऑफ टाउ 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंडरी स्ट्रेस का स्क्वायर, ये प्राइमरी स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस सेकेंडरी स्ट्रेस का स्क्वायर, देन टाउ 1 ट्वाइस ऑफ टाउ 1 इंटू टाउ 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टाउ 1 एंड टाउ 2, इन दोनों के बीच में। यहाँ पर ये जो R1 और R2 के बीच में जो ये एंगल है, दिस इज द थीटा एंगल, या ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है। तो ये हुआ हमारे पास कॉस थीटा। नाउ वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टाउ 1 एंड टाउ 2 एंड कॉस थीटा इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये जो cos थीटा है, दिस cos थीटा इज व्हाट? दिस cos थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। तो आधार है हमारे पास R1 और कर्ण है इसका R2, तो ये हुआ cos थीटा इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J ऑफ द थ्रॉट एरिया A अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G इज ऑब्टेन्ड बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पर जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है J अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के द्वारा हम इसको फाइंड आउट करते हैं. नाउ दिस जे इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, चूंकि ये वेल्डेड मटेरियल यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो जगह है, इसलिए जे ऑफ डबल फिलेट वेल्ड. तो ये जो जे है वो डबल फिलेट वेल्ड के लिए होगा, तो यहाँ हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. नाउ आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर. आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी एक्स 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 डायरेक्शन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई एक्स एक्स है, प्लस ए इज द थ्रॉट एरिया, दिस इज टी इंटू एल, थ्रॉट एरिया ऑफ द वेल्डेड मटेरियल. टी है हमारे पास 0.707 इंटू एस और ये एल से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये थ्रॉट एरिया हुआ 0.707 एस इंटू एल. तो दिस इज द ए एरिया ऑफ द वेल्डेड मटेरियल, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ट्वाइस हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ द वेल्ड पोर्शन फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस. एक्स इज द डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, ये ऊपर वाले वेल्ड पोर्शन से लेकर के नीचे जो पैरेलल एक्सिस है उस पैरेलल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है, ये हाइट है. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. दो पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है एक्स, या डिस्टेंस ऑफ द वेल्ड पोर्शन फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस. तो ये जो वेल्ड पोर्शन है इसकी पैरेलल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है, पैरेलल वेल्ड पोर्शन की पैरेलल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है वो है एक्स, या हाइट एक्स. तो इस तरह से ये a इंटू एक्स स्क्वायर, तो जे हुआ हमारे पास ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज ए एल स्क्वायर अपॉन 12. एरिया ऑफ द थ्रॉट एरिया ऑफ द वेल्डेड मटेरियल इंटू लेंथ, सिंगल लेंथ ऑफ द वेल्ड का स्क्वायर अपॉन 12. दिस इज द आई एक्स एक्स. ये हम मैकेनिक्स में निकालते हैं इसको, ए एल स्क्वायर अपॉन 12. नाउ प्लस ये ए एरिया है और ये एक्सिस, ए को हमने कॉमन ले लिया, तो ये अंदर बचा हमारे पास एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर जे की वैल्यू है हमारे पास 2a इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जे. इसमें रेफरेंसेज हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस कुर्मी एंड जे के गुप्ता, और दूसरा है फ्रॉम इंटरनेट. थैंक यू.